Good morning, students. Myself Rajneesh Mani Dubey, lecturer chemistry, Sri Vishwanath Inter College Kalan Sultanpur. I welcome you all in our online classes. बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अध्याय 2 कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पदार्थ वह होता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान ऑक्युपाई करता है, कुछ स्थान ग्रहण करता है। पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो एक कॉन्सेप्ट आता है, कण का कॉन्सेप्ट, कण की अवधारणा आती है। हमारी मनीषी परंपरा में एक वैज्ञानिक रहे हैं कणाद, जिन्होंने कण की अवधारणा दी थी। इस प्रकार से परमाणु के बारे में एक प्रॉपर अध्ययन की अगर बात की जाए तो वह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तथा इसमें तत्व के समस्त गुण विद्यमान होते हैं। डाल्टन के ही इसी सिद्धांत के अनुसार कुछ फैक्ट, कुछ तथ्यों की अगर चर्चा करें हम लोग, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा अविभाज्य कण है। यानी कि डाल्टन यह मानते थे कि परमाणु जो है वह अविभाज्य है। दूसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तथा किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा आदि गुणों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। एक और फैक्ट है इसी के साथ साथ कि परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो ये रही डाल्टन की अवधारणा परमाणु के बारे में, डाल्टन का सिद्धांत परमाणु के बारे में। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर इसके लाभ और हानि या फिर ड्रॉबैक्स और अच्छाइयों की अगर बात करें तो यह जो सिद्धांत है ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या करता है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम को व्याख्यायित कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने सीधे सीधे कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इससे द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या हो पाती है। एक दूसरा लाभ ये है कि ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है यह रासायनिक संयोग के विभिन्न नियमों की व्याख्या करता है। ठीक है? अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें एक बात यह है कि आधुनिक अवधारणा परमाणु की जो है उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। इसके कुछ मूल कण हैं। तो इस आधार पर जो डाल्टन का सिद्धांत है उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा कि सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है, ये पूरी तरह सही नहीं है। परमाणु अविभाज्य नहीं है। एक दूसरी बात है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान इत्यादि गुणों में समान होते हैं, जबकि एक ही तत्व के सभी परमाणु
आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में हर बार समान नहीं होते, हमेशा समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों का कॉन्सेप्ट जो है, समस्थानिकों की जो अवधारणा है, जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न होता है। परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जबकि वे एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीनों हैं हाइड्रोजन के ही परमाणु, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी प्रकार भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव द्रव्यमान, आकार आदि गुणों में, द्रव्यमान, आकार आदि गुणों में सदैव भिन्न नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है? सभी अलग अलग तत्वों के परमाणु हमेशा एक दूसरे से आकार और द्रव्यमान तथा अन्य गुणों में भिन्न नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गुणों में समानता होती है, आकार में समानता होती है, द्रव्यमानों में समानता होती है, जबकि जो परमाणु लिए गए हैं वो किसी दूसरे तत्व के होते हैं। और एक अगर ड्रॉबैक की बात करें तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि परमाणु किसी एक ही तत्व के परमाणु, इसको ऐसे अगर लिख दें, एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, संयोग क्यों करते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक प्रॉपर अवधारणा प्रस्तुत की गई परमाणु की, कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, कुछ जानकारियों को ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब हम लोग परमाणु कणों की अवधारणा पढ़ेंगे, यानी परमाणु के अंदर के जो कण हैं उनकी अवधारणाओं को पढ़ेंगे। हेडिंग है अब परमाणु, परमाणु, या इसको लिख सकते हैं उप परमाणु कण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी पहला हेडिंग है कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की खोज में दो वैज्ञानिकों का नाम प्रॉपर मुख्य रूप से सामने आता है, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर। इनका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग था। इन्होंने कांच की एक लंबी नलिका ली, कांच की लंबी नलिका, खोखली, लंबी और खोखली नलिका ली, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब ज्यादातर गैसों को बाहर निकाल दिया और कुछ मामूली मात्रा में गैस मॉलिक्यूल को इसके अंदर रहने दिया। 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात ऋण 2 mmHg, बेहद कम दाब होता है, तक का दाब लगाया और इस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रोड लगा दिए।
इलेक्ट्रोड जो ऋण प्लेट होता है बेटा वो कैथोड होता है, कैथोड या इसको हिंदी में ऋणोद बोलते हैं। और जो धन प्लेट होती है, धन प्लेट वो एनोड होती है, इसको धनोद बोलते हैं। ऋणोद ऋण चार्जेस का स्थान होता है, ढेर सारे ऋण चार्जेस उपस्थित होते हैं, और जो धनोद होता है वहां पर ऋण चार्जेस की कमी होती है, धन चार्जेस की अधिकता होती है। और ये जो वोल्टेज लगाया है यहाँ पर लगभग 10,000 वोल्ट का करंट इस वैक्यूम ट्यूब में इन्होंने प्रवाहित किया। कुछ गैसियस मॉलिक्यूल उपस्थित है। इतना प्रयोग विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लेकर का था। इन्हीं के प्रयोग को वैज्ञानिक जे थॉमसन ने दोहराया और कुछ ऑब्जर्वेशंस प्राप्त किए। वो ऑब्जर्वेशंस जो थे उसमें यह था कि 10,000 वोल्ट करंट प्रवाहित करने पर कुछ अदृश्य किरणें, ध्यान रखने वाली बात है कि किरणें अदृश्य थी, अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई। और एक और काम किया गया, इस वैक्यूम ट्यूब में एनोड के पीछे ZnS यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, लेप लगा दिया। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो कैथोड प्लेट से अदृश्य किरणें निकल रही थी वो एनोड के पीछे ZnS पर चमक उत्पन्न कर रही थी। अब यह चमक किन कारणों से उत्पन्न हो रहा था? क्यों कैथोड से एनोड की तरफ ही किरणें जा रही थी, इनका ऑब्जर्वेशन किया गया और कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रही थी। इन्हें ऋण किरणें भी कहते हैं क्योंकि इन पर ऋणावेश होता था। तो कैथोड रेज के अगर गुणों की बात करें, कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण, इसमें नंबर 1 है ये सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अगर इन किरणों के मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो इस अपारदर्शी वस्तु की छाया वैक्यूम ट्यूब के पीछे पड़ती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी छाया पीछे पड़ती है, इसी प्रकार से कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी छाया, इनके मार्ग में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी छाया पीछे दीवार पर पड़ रही होती है। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। अगर सीधी रेखा में नहीं चल रही होती तो घूम करके इधर आ जाती ये किरणें और चमक नहीं पड़ने देती। चमक पड़ती है, इसका मतलब सीधी रेखा में चलती है। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसी फिगर में हम लोग देखेंगे थोड़े से मॉडिफिकेशंस के द्वारा कि जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब में एक हल्का पहिया लगा दें, पहिए वाला पहिया युक्त कोई घिर्री लगा दें अगर, जो इजली मूव करने वाली हो, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि ये जो पहिया है ये मूव कर जाता है, घूमने लगता है। हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरणें हैं
कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इनका वेग होगा, वेग है, और क्योंकि ये इसको घुमा पाने में सक्षम है अर्थात ये इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि m × v मोमेंटम होता है और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्योंकि मोमेंटम होता है, इसी नाते से इनमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा के कारण कुछ ना कुछ ये कार्य कर पा रही है। क्योंकि इनका द्रव्यमान है, इनमें वेग है, इसलिए ये कार्य कर पाने में सक्षम है और पहिए को घुमा पा रही है। तो ये किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है, क्योंकि जिसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कण ही होगा। इसलिए इससे सिद्ध होता है, क्योंकि ये पहिए को घुमा पा रही हैं, इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। एक तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर इन कैथोड किरणों के मार्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो ये जो कैथोड किरणें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में धन किरणों की ओर मुड़ जाती हैं, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में भी अगर इनको इसी वैक्यूम ट्यूब में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में भी ये किरणें डेविएट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें विक्षेपित होती हैं। और कैथोड किरणों के बारे में अगर आगे जाने तो धातु की पतली पन्नी को भेदकर पार हो जाती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर पार निकल जाती हैं। दूसरा फैक्ट है कि निर्वात नली में जो उपस्थित गैस है उसको ये कैथोड किरणें आयनित कर देती हैं, गैस को आयनाइज कर देती हैं। इसी प्रकार उच्च गलनांक की धातु से टकराकर ये कैथोड किरणें एक्स-रेज उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अगला है पतली पन्नी से टकराकर कैथोड किरणें ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणों का स्वतंत्र आवेश 1.602 × 10⁻19 ऋणात्मक में कूलाम होता है, या ऐसे बोले कि -1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है कैथोड किरणों का स्वतंत्र आवेश, जिसको कि एक इकाई आवेश भी बोला जाता है। कैथोड किरणों का E/m, जिसको हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं, E/m माइनस ऋण में 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, या फिर माइनस यानी ऋण में ऋण 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। E/m का मान विसर्जन नली में भिन्न भिन्न गैसों के लिए स्थिर रहता है। कैथोड किरणों के लिए बात हो रही है कि कैथोड किरणों के E/m का मान विसर्जन नली में अगर अलग अलग गैसें भरी हैं तब भी वो स्थिर ही रहता है। कैथोड किरणों के E/m, तो E से ही कैसे हो जाएगा, m बचेगा। E/m यानी m का मान होता है -1.6 × 10⁻19 -1.76 × 10⁻11 = 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। और या फिर अगर इसको ग्राम में बोलना चाहें तो 9.10 × 10⁻28 ग्राम या 1/1837 H परमाणु का द्रव्यमान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरणों का जो एक कोई कण है वह ऋणावेशित है
और वही इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वह मौलिक कण है जिससे मिलकर के कैथोड किरणें बनी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.10⁻⁻31 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।